नमस्ते, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका स्टडी हार्ड पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जिसका नाम है एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी। हिंदी में हम इसे कहते हैं कृषि अवस्थापन का सिद्धांत, जो कि दिया था 1826 में वॉन थ्यूनन ने। इस थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। किसके बारे में? वॉन थ्यूनन के बारे में। वॉन थ्यूनन कौन थे? वो एक जर्मन ज्योग्राफर थे, ठीक है, जिनका अगर हम पूरा जीवन काल देखें तो 1783 से 1850 के बीच तक था। ठीक, इस बीच में ये जर्मनी का एक शहर है मैक्लेनबर्ग, वहां पे फार्म के मैनेजर हुआ करते थे। ठीक है, कई सालों तक, एक लंबे समय तक फार्म को मैनेज करने के बाद इनका जो अनुभव था, इन्होंने जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया था, उसके आधार पर 1826 में उन्होंने अपनी ये फेमस एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी दी थी। ठीक है, याद हो गया आपको? ये समझ लीजिएगा 1826, ये क्वेश्चन आता है कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर और खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम में तो बारंबार आता है कि भाई एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी बाय वॉन थ्यूनन किस सन में आई थी, किस सन में प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, आंसर है 1826। नोट कर लीजिए, आंसर इज 1826। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। इससे ज्यादा वॉन थ्यूनन के बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अजम्पशंस की। ठीक है, कौन कौन से वो अजम्पशंस थे, कौन कौन सी वो मान्यताएं थी जिनको वॉन थ्यूनन ने अज्यूम किया था या मान के चल रहे थे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है कि इन्होंने एक ऐसी कल्पना की थी ना कि एक आइसोलेटेड रीजन है। आइसोलेटेड का मतलब एक अलग थलग रिमोट एरिया में पड़ा हुआ कोई क्षेत्र है जहां पे एकमात्र सिटी है, ओनली वन सिटी। ठीक है, एक दूर किसी रिमोट एरिया में आइसोलेटेड एक क्षेत्र है जहां पे सिर्फ एक ही सिटी है और वो सिटी घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? एक बहुत ही बड़े एग्रीकल्चरल फार्म या एग्रीकल्चरल एरिया से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल फार्म। ठीक है, और ये जो फार्म है, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है, गेहूं चावल दाल जो भी होता है, व्हाटएवर, उन सारी चीजों का जो मार्केट है, ठीक है, वो मार्केट क्या है? ओनली वन सिटी जो वहां पर सिचुएटेड है। ठीक, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि एक आइसोलेटेड रीजन है जहां पे एक शहर है, ठीक है, और उस शहर के चारों तरफ एग्रीकल्चर फार्म है और उस फार्म में जो भी कुछ पैदा होता है उसको बेचने के लिए बस एक मार्केट है जो कि उसी शहर में है। ये इनका पहला अजम्पशन था। दूसरे की बात करते हैं। दूसरी मान्यता इन्होंने क्या मानी थी कि भाई क्लाइमेट यानी कि जलवायु, सरफेस यानी कि जो वहां की भूमि है, सॉइल यानी कि मिट्टी, और सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि जो सॉइल की उत्पादन क्षमता है, वो उस रीजन में, पूरे के पूरे रीजन में सेम होनी चाहिए। मतलब एक जैसी क्लाइमेट, एक जैसा सरफेस, एक जैसी सॉइल, और सॉइल की फर्टिलिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा तीसरा अजम्पशन क्या है? अर्बन एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, अर्बन एरिया को इन्होंने एक्सेप्शन माना है, एक्सेप्ट अर्बन एरिया, जो भी पॉपुलेशन है वो सारे के सारे कहां हैं? रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं। ठीक है, और दे आर केपेबल, उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्रॉप को चेंज कर सकते हैं। मतलब वो ये रिस्क ले सकते हैं कि हमें अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, अपनी बचत बढ़ानी है, तो हम क्रॉप को अकॉर्डिंग टू द डिमांड चेंज कर सकें। ठीक, फिर उसके बाद तांगा या फिर हॉर्स कॉट जिसे कहते हैं, है ना, तांगा बोलचाल की भाषा में तो तांगा ही बोलते हैं। वो जो है एक ओनली साधन है यातायात का। ठीक है, ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या? तांगा या फिर हॉर्स कार्ट। क्लियर? लास्ट अजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनका क्या मानना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ठीक है, यातायात लागत लगती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसका किराया बढ़ता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का किराया बढ़ता है। ठीक है, तो ये थे इनके बेसिक अजम्पशंस। आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। ये है इनका डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में बना लो, जो करना है करो, लेकिन इस डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर, यानी कि थोड़ी देर बाद। पहले हम
थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, वॉन थ्यूनन ने कुछ जोन्स बनाए हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें कुछ जोन्स बनाए हैं। जोनल रिंग, कंसेंट्रिक जोनल रिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्शन होगा और किस किस चीज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो वॉन थ्यूनन ने रिकॉग्नाइज किए हैं कितने, 6 कंसेंट्रिक रिंग्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। अब हम एक एक करके सारे जोन्स या सारे कंसेंट्रिक रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जोन 1, जोन 1 में क्या है, हेडिंग इसकी अगर हम देखें, मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो एरिया है, ये जो जोन 1 है, जोन 1 को हम आपको दिखा दे पहले। जोन 1 का मतलब ये देखिए, ये है हमारा शहर सेंट्रल सिटी, जिसके बारे में बात की गई थी अजम्पशन में, जिसको मार्क किया गया है इस काले सर्कल से, यानी कि ये जो काला सर्कल है ये शहर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो पहला जोन है जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जोन 1, जो पहला जोन है ये कौन सा है, ये ब्राउन कलर से शो किया गया है, यानी कि दिस, ठीक है। ये है हमारा जोन 1, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जोन 1 क्या कह रहा है, जोन 1 कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जोन कैश क्रॉपिंग के लिए डेडिकेटेड है। कैश क्रॉपिंग के लिए क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज, यहां पर खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करके रखने की फैसिलिटी नहीं है। मतलब शहर के आसपास या गांव में कहीं पे भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि खाने पीने का जो उत्पादन हुआ है उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो मैंने आपको बताया अभी अजम्पशन में, सिर्फ हमारे पास तांगा या कार्ट है, ठीक। यानी कि जो भी परंपरागत पुराने समय में चलते चले आ रहे थे वही यातायात का साधन है, ओनली वन विच इज तांगा। तो उसकी भी दिक्कत है, हाई स्पीड से हम जा नहीं सकते, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट हैं ये हाईली पेरिश नेचर के हैं, मतलब ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इनको जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंचाना है और कंज्यूम कर लेना है। आप देखते होगे ना कि दूध का पैकेट ला के अगर आप रखे हुए हो, उसको गर्म करते रहो समय समय पर, अदरवाइज वो फट जाता है, ठीक है। पनीर खराब हो जाता है, दही खट्टा हो जाता है, ये सारी चीजें क्या है, ये पेरिश नेचर की हैं। तो यही इन्होंने बताया है कि जोन 1 में जितनी भी चीजें हो रही हैं, पहली बात तो वहां प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, दूसरा हाईली पेरिश नेचर के हैं, ठीक। कहीं दूर अगर मान लीजिए हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट तक लाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये सारी चीजें खराब हो सकती हैं। इसीलिए इसको शहर के पास जोन 1 में रखा गया है कि इधर ये प्रोडक्शन होगा, तुरंत हम तांगे पे ला देंगे और पहुंचा देंगे शहर, लोग इसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले जोन में इसीलिए इन्होंने रखा है मार्केट गार्डनिंग, यानी कि सब्जी वगैरह, फल वगैरह और दूध का प्रोडक्शन, ठीक, ताकि वो खराब ना हो, जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंच जाए। क्लियर हो गया, ये था हमारा जोन 1। अब हम आगे बढ़ेंगे जोन 2 की तरफ। जोन 2 किस बारे में है, फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी, लंबरिंग प्रोडक्शन यानी कि लंबरिंग मतलब लकड़ी से ही मिला जुला जो कारोबार है, उसी के बारे में बात की जा रही है। डिटेल में बात करें तो सेकेंड जोन वॉज मार्क्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ फायरवुड। तो बात आती है कि भाई सेकेंड जोन में ही लकड़ी या फायरवुड का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है। इसका आंसर इसमें दिया गया है, भाई लकड़ी जो है ना हैवी होती है, बल्कि होती है, और हमारे पास यातायात का साधन नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मॉडर्न या बहुत स्पीडी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, बस ट्रक वगैरह नहीं चलते थे, सिर्फ तांगा था। तो पहला रीज़न कि लकड़ी हैवी होती है, बल्कि होती है, हमारे पास यातायात के लिए सिर्फ हॉर्स कार्ट है जिसकी एक अपनी लिमिट है, ठीक है, क्योंकि उसको हॉर्स खींच रहा है तो उसकी एक अपनी लिमिट है, अनलिमिटेड हम नहीं लाद सकते उसके ऊपर, ठीक है। और इसीलिए क्या हो जाता है कि क्योंकि वुड जो है वो भारी है, लकड़ी भारी है। अभी आपने अजम्पशन में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है, ठीक। तो अगर हम इसको कहीं चौथे, पांचवें, छठे जोन में रखते तो वहां से शहर तक लाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता, क्योंकि लकड़ी भारी होती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सेकेंड जोन में लकड़ी वगैरह को रखा है प्रोडक्शन के लिए, ताकि वहां से सिटी तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा पैसा ना लगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और इस लकड़ी का यूज किस लिए करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, या फिर घर वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका
रीज़न है। और दूसरी बात, क्योंकि उस समय ये एलपीजी वगैरह तो थी नहीं, तो लकड़ी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। अब डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम बहुत दूर से लाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमें लकड़ी महंगी बेचनी पड़ेगी। ठीक, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचाना है और कंज्यूमर को सस्ते में सामान भी देना है, लकड़ी भी देनी है, तो इसके लिए सेकेंड जोन इज बेस्ट। जल्दी से यहां से उठाओ, ठीक है, आपको एक जोन क्रॉस करना है, आप सिटी में पहुंच जाओगे। इस वजह से सेकेंड जोन में लंबरिंग और फायरवुड का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे जोन 3 की। जोन 3 किस बारे में है, देखिए, ग्रेन क्रॉप्स विथ नो फैलो लैंड। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसे जोन 2 की बात की गई है ना, अनलाइक जोन 2 की तरह नहीं है। द जोन 3 वॉज मार्क्ड बाई फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब खाने पीने का जो अनाज होता है ना, उसके लिए। यहां पर राई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोडक्ट ऑफ दिस जोन। यहां पे राई की डिमांड ज्यादा है और कोई भी फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाता है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, परती भूमि बोलते हैं हिंदी में इसको, कि मिट्टी को या लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो रिकवरी मोड में चली जाए और अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करे। ठीक है, तो जोन 3 में क्या है, यहां पर ग्रेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, कोई फैलो लैंड नहीं छोड़ा जाता है, और यहां पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट है। अगर हम अभी जोन 4 और जोन 5 की बात करेंगे तो आप देखोगे, लेकिन जोन 3 में क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी है क्रॉप की, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने पे ध्यान दिया जाता है जोन 4 और जोन 5 के कंपैरिजन में। क्यों? क्यों का आंसर यह है कि यहां पर ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है, यहां पे स्टोरिंग फैसिलिटी है। ग्रेन इजी टू ट्रांसपोर्ट है। इजी टू ट्रांसपोर्ट का मतलब ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ग्रेन ऐसा थोड़ी है कि 2-4 घंटे या एक दिन 2 दिन लेट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो पेरिशेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है क्योंकि वो लास्ट लॉन्गर होते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट की तरह पेरिशेबल नहीं होते हैं या सब्जियों और फलों की तरह पेरिशेबल नहीं होते हैं। ठीक, और इस जोन में क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड भी चीपर है क्योंकि मार्केट से दूर है। क्लियर हो गई बात। इसलिए यहां पर ग्रेन जो है वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ ग्रो किया जाता है। क्लियर? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन। ठीक है, जोन 4 की बात करते हैं। जोन 4 में ग्रेन क्रॉप तो होता है, मतलब यहां पर भी खाने पीने का जो अनाज है वो ग्रो किया जाता है, लेकिन 14% फैलोलैंड या परती भूमि छोड़ी जाती है। क्यों? इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये जो जोन है यहां पर 14% यानी 14% फैलो लैंड छोड़ा जाता है। यहां पे जो क्रॉप की इंटेंसिटी है एज कंपेयर टू जोन 3 वो थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, लेस क्रॉप इंटेंसिटी है जोन 4 में। क्यों है वो भी देख लेते हैं। द फार्मर्स ऑफ दिस जोन यूजुअली प्रैक्टिस्ड 7 ईयर क्रॉप रोटेशन। यहां पर 7 साल का क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। किस तरह का 7 साल का रोटेशन है वो भी देख लेते हैं। देखो, एक साल यहां पर राई उगाते हैं, दूसरे साल यहां पर बारले उगाते हैं, तीसरे साल ओट्स की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद 3 साल का रोटेशन होता है पॉस्चर लैंड के लिए, मतलब पॉस्चर लैंड के लिए चारागाह बनाते हैं ना जानवरों को चारा वगैरह खिलाने के लिए, तो 3 साल यहाँ पर पॉस्चर लैंड की तरह लैंड का यूज किया जाता है। उसके बाद 1 साल उसको छोड़ दिया जाता है एज इट इज, ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके और फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। ठीक है, 7 साल की बात हो रही है। 1 साल राई, दूसरा बारले, तीसरा ओट। ठीक, 3 हो गए। 3 साल का पॉस्चर लैंड 6 हो गए, और 1 साल का फैलो लैंड 7। तो ये जो सिस्टम है ये प्रैक्टिस किया जाता है कहां पर, जोन 4 में। इसीलिए यहां पर ग्रेन की जो इंटेंसिटी है, क्रॉप की इंटेंसिटी है वो कम है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट जोन 4। जोन 5 की तरफ बढ़ते हैं। जोन 5 है 3 फील्ड सिस्टम। यहां पर इंटेंसिटी जो है क्रॉप की वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव नहीं, एक्सटेंसिव, मतलब यहां पर इतना ज्यादा पेन नहीं लेते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ग्रो करना है, बहुत ज्यादा ग्रो करना है, नहीं। यहां पे एक्सटेंसिव खेती होती है। क्यों एक्सटेंसिव होती है, देखिए,
दिस जोन वॉज मार्क्ड बाई एक्सटेंसिव कल्टिवेशन हैविंग 33% ऑफ लैंड एज फॉलो। यहां पर 33% यानी कि लगभग एक तिहाई, 1/3 लैंड जो है वो परती भूमि छोड़ा जाता है ताकि वो रिकवर होता रहे। ठीक है, इस जोन में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो 3 फील्ड सिस्टम इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्या है 3 फील्ड सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। 1/3 लैंड पर क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक, 1/3 को पॉस्चर लैंड की तरह यूज करते हैं और बाकी 1/3 को छोड़ देते हैं। किस लिए? ताकि वो रिकवर कर सके, रिगेन कर सके अपनी फर्टिलिटी। ठीक, फिर ये तो एक साल की बात होगी ना, अगले साल क्या करेंगे? जहां पर फर्टिलिटी रिकवर हो रही थी, जो पिछले साल फैलो लैंड था, वहां पर क्रॉप उगाएंगे। जहां पर क्रॉप उगाई थी वहां पर पॉस्चर लैंड होगा, ठीक है ना, और बाकी जो बचा हुआ है पॉस्चर लैंड वो फैलो लैंड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। इसको कहते हैं 3 फील्ड सिस्टम। एक तिहाई पे खेती, एक तिहाई पे चारागाह और एक तिहाई पे फैलो लैंड, मतलब कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दिया है। क्लियर? अब बात करें जोन 6 की। जोन 6 बात करता है लाइव स्टॉक रेंचिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी कि ग्रेजिंग, जो जानवरों को चराना, हर्डिंग करना, ठीक है, उनको ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाना, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। ठीक, द मार्केट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस जोन वुड बी ऑफ 2 टाइप नेमली। यहां पर 2 तरह का मार्केट प्रोडक्ट है। पहला है लाइव स्टॉक, ठीक है, उसके अलावा मिल्क के बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं? दूध के। चीज बनता है, बटर बनता है, कर्ड बनता है, ठीक, पनीर, पनीर को भी चीज ही की कैटेगरी में रखेंगे, तो चीज, बटर, ये सारी चीजें बनती हैं, ये हैं बाई प्रोडक्ट। तो एक तो लाइव स्टॉक है, ठीक, दूसरा है दूध से बनने वाले बाई प्रोडक्ट, विच वुड नॉट हाईली पेरिशेबल। ये पेरिशेबल तो है लेकिन दूध की तरह हाईली पेरिशेबल नहीं है। दूध का केस ये है कि भाई अगर उसको जरा सा भी आपने गर्म नहीं किया, डिले छोड़ दिया, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन चीज तो सालों साल रखी रहती है भाई। आप कभी अगर देखो इटली वगैरह में जो चीज होती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसके ऊपर कीड़ों की लेयर आ जाती है, इतने साल तक रखी रहती है। जितनी ज्यादा पुरानी चीज उतनी ही ज्यादा अच्छी चीज। ठीक है, चीज की बात हो रही है, जो पिज्जा वगैरह में पड़ती है उस चीज की बात हो रही है। ठीक है, मक्खन आप देखो ना, अगर आप अमूल वगैरह का मक्खन देखते हो तो वो दुकानों पे महीनों महीनों रखा रहता है, वो खराब नहीं होता है। तो क्या है, चीज और बटर वो बहुत ज्यादा हाईली पेरिशेबल तो है नहीं, लेकिन दूध है, इसीलिए यहां पर दूध नहीं बेचा जा रहा है, यहां पर दूध के बाई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ठीक, तो ये हाईली पेरिशेबल नहीं है, इसीलिए इनको जोन 6 में रखा है। ठीक, ऑल्सो द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ दीज बाई प्रोडक्ट मेड देम कॉस्ट इफेक्टिव। क्या है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस की जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी कम हो जाती है। क्लियर? इसीलिए जोन 6 में लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी ग्रेजिंग वगैरह का काम किया जाता है कि आराम से यहां पे जानवर चरेंगे, उनको पालने का भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उनसे जो दूध मिलेगा उससे हम बाई प्रोडक्ट बनाएंगे जो सालों साल रखा रहता है और उसको हमें ट्रांसपोर्ट करने की कोई जल्दी भी नहीं है, तो आराम से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजों को अब हम एक बार डायग्राम पे भी देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कहाँ है? ये है डायग्राम, यहां देखिए। हमने अभी बात की थी सेंट्रल सिटी जो कि यहां पर है। उसके अलावा अभी रिवर की बात अगर हम करें, चलो कर लेते हैं। एक रिवर है जो कि यहीं से निकल रही है, लेकिन ये उन्होंने अपने असम्पशन में नहीं रखी है, ये बाद में उन्होंने बोला है जब इसमें अमेंडमेंट किया गया कि हाँ यहाँ पर एक रिवर भी हो सकती है। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, इसका क्या क्रिटिसिज्म किया गया है। ठीक, उसके अलावा पहला जहां पर हम दूध वगैरह और गार्डनिंग, सब्जी फल की खेती कर रहे थे, ये है जोन 1, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। उसके अलावा दूसरा जोन क्या है? फायरवुड का, जो कि लाइट ब्राउन कलर से है, ये है जोन नंबर 2। ठीक, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो जोन नंबर 2। तीसरे जोन की बात करें तो यहाँ पर फार्मिंग होती है जहाँ पर कोई भी परती भूमि नहीं छोड़ी जाती है, ये छोटा सा एरिया है, ये है जोन नंबर 3। जोन नंबर 4 की बात, जहाँ पर फैलो लैंड छोड़ा जाता है 14% का, ठीक है, वो है ये जोन नंबर 4। जोन नंबर 5 जहाँ पर 3 फील्ड सिस्टम है, ठीक है, एक तिहाई खेती, एक तिहाई पॉस्चर लैंड, एक तिहाई परती भूमि, तो ये है जोन नंबर 5। और ये है 6 जहाँ पर लाइव स्टॉक और जो बाई प्रोडक्ट हैं दूध के, चीज और बटर, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? तो ये डायग्राम के थ्रू उन्होंने समझाया था। ठीक,
अभी अगर मौका लगेगा या ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायग्राम पे फिर वापस आएंगे। पहले चलते हैं लास्ट में, हम जोन 6 की बात कर रहे थे, जोन 6 से आगे अगर देखें तो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि लोगों ने बोला कि भाई आपने जो भी अजम्पशन किए हैं, शुरू में किए थे ना, आइसोलेटेड रीजन, एक शहर वगैरह वगैरह, तो इनके जो भी अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हर शहर के चारों तरफ खेती हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। और ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि खेतों के आसपास एक ही शहर हो, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा अजम्पशन है। तो बोला गया कि भाई आपके अजम्पशंस बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है। और जो जोन आपने बताए हैं ना, इतना सिस्टमैटिक तरीके से जोन जो है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, ठीक। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था, जैसा कि उन्होंने अमेंडमेंट के बाद बताया कि रिवर डेवलप हो सकती है। इन्होंने बोला कि भैया अगर रिवर डेवलप हो जाएगी तो आपने जैसे बोला कि शहर के चारों तरफ सर्कल में, ठीक है ना, जोन डेवलप होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर रिवर डेवलप हो जाएगी तो सारे जोन पैरेलल हो जाएंगे ना रिवर के। कैसे, आइए फिर देखते हैं डायग्राम में। इन्होंने क्या कहा था कि भाई सारे के सारे जोन शहर के दोनों तरफ ऐसे सर्कल में डेवलप होंगे। फिर बाद में कह रहे हैं कि यहां पर एक नदी भी डेवलप हो सकती है। तो भैया अगर नदी डेवलप हो जाएगी तो फिर सारे के सारे तो नदी के पैरेलल आ जाएंगे ना, ऐसे। इसमें सर्कल कहां बन रहा है, कोई सर्कल नहीं बन रहा, सब नदी के पैरेलल हैं, ठीक। तो ये अपनी ही बात को क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म किया गया कि भैया अगर एक नदी डेवलप हो गई तो आपके सारे सारे सर्कल जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और सारे के सारे जोन कहाँ चले जाएंगे, पैरेलल चले जाएंगे, किसके, रिवर के। उसके बाद तीसरा क्रिटिसिज्म कि भैया क्लाइमेट, सॉइल की फर्टिलिटी, सरफेस कहीं पर भी सेम नहीं हो सकता है। भाई किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक जैसी क्लाइमेट, एक जैसी सॉइल फर्टिलिटी, एक जैसा सरफेस होना पॉसिबल नहीं है। मतलब पूरी तरह से कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो गए थे, ठीक है। चौथा और आखिरी क्रिटिसिज्म क्या था, इन्होंने मतलब लोगों ने बोला, जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भैया अगर एक आसपास एक छोटा सा टाउन डेवलप हो जाए, आपने तो एक शहर बताया है, शहर को चारों तरफ सारे जोन हैं, लेकिन अगर छोटा सा छोटा मतलब एक टाउन डेवलप हो जाता है तो इस तरह के जोन तो उस टाउन के आसपास भी डेवलप हो सकते हैं ना। कैसे, कौन से टाउन की बात हो रही है, फिर से हम डायग्राम पे चलेंगे। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर ये है एक छोटा सा टाउन। अब इन्होंने बोला कि भैया अगर एक टाउन और डेवलप हो गया तो इस तरह के सर्कल जो भी आपने बताए हैं ये ऐसे तो इसके चारों तरफ भी डेवलप हो जाएंगे। तब क्या होगा, फिर एक समय आएगा कि आपके शहर के सर्कल और इनके शहर के सर्कल आपस में जो है इंटरसेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट क्रिटिसिज्म क्या था कि भैया आपका जो थ्योरी है वो ठीक है, लेकिन मान लो, अज्यूम कर लो कि एक टाउन वहां पे डेवलप हो जाता है तो सेम जोन्स, सेम सर्कल उसके सराउंडिंग्स में डेवलप होंगे और फिर वो आगे चलकर आपके ही जो दूसरा शहर है उसके सर्कल के साथ क्लैश करेंगे और वहाँ पे आपकी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन लोगों ने इसको उस समय माना कि हाँ कुछ तो इसमें बात है, थोड़ा सा ये लॉजिक वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया जा सकता है। वो अलग बात है कि ऐसी सिचुएशन कहीं मिलती नहीं है नेचुरली, लेकिन फिर भी एक बार देख तो लो भाई, इसके बारे में बात करो। तो लोगों ने इसके बारे में बात की, ये अपने समय की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी के बेसिस पर आगे चल के बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसीलिए ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ज्योग्राफी के अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे और 1826 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी बाय वॉन थ्यूनन एंड एक्सप्लेन्ड बाय मी, यानी कि हिमांशु शर्मा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मजे में रहिए, बस अपना ख्याल रखिए और बार बार आते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।